गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने घर पर सेफ होंगे। कल हम लोगों ने एक्सरसाइज का 8वां सवाल लगाया था, उसके आगे आज बढ़ेंगे हम लोग। उसमें पहला पार्ट हमने बता दिया था, दूसरा पार्ट आपको लगाना है। उसमें क्या निकालना, बल निकालना है। तो जब विद्युत क्षेत्र निकल चुका है तो आप F बराबर Q इंटू E का फार्मूला लगाएंगे और वहां पर बल प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग 9वां सवाल देखते हैं, और 9वां सवाल ये है कि किसी निकाय में दो आवेश QA 2.5 इंटू 10 टू पावर -7 कूलम। 9वां सवाल 1.9 क्या है, QA इज इक्वल टू कितना है, -2 इंटू 5 2.5 इंटू 10 टू पावर -7 कूलम। ये जवाब 2.5 इंटू 10 टू पावर -7 कूलम। और QV इज इक्वल टू दिया हुआ है, QV इज इक्वल टू भी दिया हुआ है -2.5 इंटू 10 टू पावर -7। और कह रहा है कि जो बिंदु आवेश A है वो उस बिंदु जो आवेश है वो बिंदु A पर कार्य है। तो बिंदु A का जो निर्देशांक 0, 15 सेंटीमीटर 15 दिया हुआ है। और जो B दिया हुआ है -15 है, -15 सेंटीमीटर। और जो B दिया हुआ है वो दिया हुआ उसका निर्देशांक दिया हुआ 0, 15 सेंटीमीटर। तो ये 3 कोऑर्डिनेट, 1 2 3 निर्देशांक। इसका मतलब यहां पर जैसे आप कार्तीय तल पढ़े हो तो उसमें कौन सा अक्ष होता है, x अक्ष और y अक्ष। लेकिन यहां पर ये जो बता रहा है इसका मतलब ये है कि यहां पर जो बिंदु है वो किस डायमेंशन में है, 3 डायमेंशन में है। किस डायमेंशन में है, 3 डायमेंशन में है। यानी x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष। तो चलिए हम लोग इसका चित्र बनाते हैं, समझते हैं इसको मान लिया हमने x अक्ष, इसको मान लिया हमने y अक्ष और इसको मान लिया हमने z अक्ष। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। बिंदु A पहले पृथ्वी को अगर आप देखें तो बिंदु B 0 पहले दिया हुआ 0, यानी x अक्ष के अनुदिश कोई दूरी आपको नहीं चलना है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। फिर ये क्या दिया हुआ 0, यानी y अक्ष के भी अनुदिश आपको कोई दूरी नहीं चलनी। फिर कितना दिया हुआ है आपको 15 सेंटीमीटर, यानी z अक्ष के अनुदिश आपको कितनी दूरी चलनी है, 15 सेंटीमीटर। यानी ना x अक्ष के अनुदिश गए ना y, यहाँ पर यानी यहाँ पर कहीं पर हो गया 0, 0, 15। और ये बिंदु कौन हो गया, B। अब बात करते हैं बिंदु A की। 0 लिखा हुआ इसका मतलब x अक्ष के अनुदिश नहीं गए। फिर 0 लिखा हुआ है यानी y अक्ष के अनुदिश नहीं गए। फिर z कितना लिखा, -15। तो जब +15 गए तो प्लस z डायरेक्शन में अगर जाएंगे तो -15 है तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, नहीं आएंगे। यानी हम ये मान रहे हैं कि -15 यहाँ पर कहीं पर होगा। ये बिंदु हो गया A और इस बिंदु का निर्देशांक हो गया 0, 0, -15। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हुई, ये बात समझ आई कि नहीं आ गई। अब आपको ये देखना है कि यहां पर कौन सा आवेश है, यहां पर कितना आवेश है, 2 इंटू 5 इंटू 10 टू पावर -7 कूलम। और यहां पर उल्टा ये माइनस, यहाँ पर
-2.5 into 10 to the power -7 कूलम, और यहाँ पर है 2 into 10 to the power 2.5 into 10 to the power -7 कूलम। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? तो आपको यहां पर कुछ दिख रहा है, कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है आपको? बोलिए, कुछ नहीं याद आ रहा? देखिए, दो समान आवेश, दोनों आवेश समान है, परिमाण में समान, परंतु प्रकृति कैसी है? विपरीत है। एक प्लस है और दूसरा माइनस है। एक दूसरे से यदि अल्प दूरी पर स्थित हो तो वो निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। बताया जा चुका है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यानी ये निकाय क्या है? एक विद्युत द्विध्रुव है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या है? निकाय के आवेश का विद्युत आघूर्ण क्या है? तो अब क्वेश्चन उठता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या है? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र P किससे होता है? 2Ql, या हमने बताया था इसको Q into 2L, ये भी मैंने बताया था। और मैंने आपको बताया था कि 2L क्या है? पूरा डिस्टेंस, पहले आवेश और दूसरे आवेश के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को क्या कहते हैं? 2L कहते हैं। हमने ये भी कहा था कि अगर कहीं एग्जाम में Q into D लिखा हुआ है तो आप तब भी उस सूत्र को मानेंगे, क्योंकि वहां पर D का मतलब क्या होगा? पहले आवेश और दूसरे आवेश के बीच की दूरी। यहाँ पर 2L पहले आवेश और दूसरे आवेश के बीच की दूरी। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी? और Q क्या है? आवेश है। आवेश कितना दिया हुआ है? 2.5 into 10 to the power -7। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? 2.5 into 10 to the power -7 एक चार्ज हो गया कि नहीं हो गया? इंटू 2L मतलब डिस्टेंस। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर आप देखें तो यहां से यहां तक कितना सेंटीमीटर है? 15 सेंटीमीटर। और यहां से यहां तक कितना है? ये भी 15 सेंटीमीटर है। माइनस तो ये बता रहा है कि विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन डिस्टेंस कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर इधर हो गया और 15 सेंटीमीटर इधर हो गया, तो कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर हो गया। यानी दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो कितनी हो गई? 30 सेंटीमीटर हो गई। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो 30 30 2L की जगह पर आप क्या रखेंगे? 30 सेंटीमीटर नहीं, मीटर निकाल लीजिए। 30 into 10 to the power -2। अब इसी का आपको मल्टीप्लीकेशन कर देना है और आपको उत्तर मिल जाएगा। यही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? मुझे लगता है स्पष्ट हो गया होगा। अब आगे बढ़े हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं कि 10वां सवाल। दसवां सवाल ये है कि 4 into 10 to the power -7 कूलाम मीटर, 4 into 10 to the power -9 कूलाम मीटर, कितना? 4 into 10 to the power -9 कूलाम मीटर का द्विध्रुव आघूर्ण। सवाल नंबर कौन है? P कितना दिया हुआ है? 4 into 10 to the power - कूलाम मीटर। C फॉर कूलाम, M फॉर मीटर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का वैद्युत द्विध्रुव 5 into 10 to the power 4 5 into 10 to the power 4 न्यूटन। C पावर -1 लिखा हुआ है, इसका मतलब न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं? यानी विद्युत क्षेत्र हो गया E = 5 into 10 to the power 4 न्यूटन। C पावर -1 का मतलब क्या हो गया? पट्टी कूलाम हो गया। C पावर कूलाम, पावर -1 है यानी न्यूटन पर कूलाम हो गया। यानी इस विद्युत क्षेत्र में है और कितना एंगल बना रहा है?
30 एंगल बना रहा है। तो थीटा जो वैद्युत ध्रुव है वो कितना एंगल बना रहा है? 30 एंगल। ये सपोज करें, समझने के लिए समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये जो है अगर ये विद्युत क्षेत्र है तो जो वैद्युत ध्रुव है वो इससे कितना एंगल बना रहा है? 30 एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? 30 एंगल बना रहा है। तो जब ये 30 एंगल बना रहा है, ठीक है ना, तो जब 30 एंगल बना रहा है तो अब आपको क्या निकालना है? यानी आपको P पता चल गया, E पता चल गया, थीटा पता चल गया। अब आपसे पूछा है कि बल आघूर्ण की गणना कीजिए, तो बल आघूर्ण की गणना टाउ इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? P E साइन थीटा बताया जा चुका है। अब आप क्या कर सकते हैं? आप P की वैल्यू रख सकते हैं, E की वैल्यू रख दीजिए, साइन थीटा की वैल्यू रख दीजिए। मुझे लगता है आगे बताने की जरूरत नहीं है। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? आगे बढ़े हम लोग, समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? समझ में आ गया? तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 11वां सवाल कह रहा है 11, क्या कह रहा है कि ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा, यानी किसी पॉलीथीन के टुकड़े को ऊन से रगड़ा गया। ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ 10⁻⁷ कूलाम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया। यानी किसी पॉलीथीन के टुकड़े को ऊन से रगड़ा जाता है, ऊन से रगड़ने पर पॉलीथीन के टुकड़े पर आवेश आता है और चार्ज आता है, और वो चार्ज कितना है? 3 × 10⁻⁷, यानी Q = 3 × 10⁻⁷ कूलाम। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? बात सुना है कि नहीं? आगे फिर कह रहा है तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखिए हमने आपको सिखाया था कि बताया था स्टार्टिंग में जब चैप्टर पढ़ाया था तभी हमने बताया था कि जब हम दो वस्तुओं को रगड़ते हैं और एक पर धनावेश आता है तो दूसरे पर ऋणावेश उत्पन्न होगा। अगर चार्ज उत्पन्न होंगे तो एक पर धनावेश उत्पन्न होगा और दूसरे पर उतना ही ऋणावेश उत्पन्न होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक पदार्थ में से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कर रहे हैं। तो यानी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो जिस पर ऋण आवेश आ रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं। जिस पर ऋण आवेश आ रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे, और जिस पर धन आवेश आ रहा है उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? स्थानांतरित होंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो पॉलीथीन के टुकड़े पर ऋणावेश आ रहा है, यानी पॉलीथीन के टुकड़े में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं, और किससे रगड़ा गया है पॉलीथीन के टुकड़े को? ऊन किससे रगड़ा गया है? इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किससे स्थानांतरित हो रहे हैं? ऊन से स्थानांतरित हो रहे हैं। ये बात क्लियर हो गई? तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की आकलन कीजिए। तो पहला तो आपको यही सुनना गया, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन किससे किसमें हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन, पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि इलेक्ट्रॉन किससे किसमें स्थानांतरित हो रहे हैं। तो आपका उत्तर होगा इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन के टुकड़े में स्थानांतरित होंगे। क्वेश्चन उठेगा क्यों? तो आपका उत्तर ये होगा कि पॉलीथीन के टुकड़े में पर ऋणावेशित हो रहा है, इसका मतलब है कि ऊन धनावेशित हो रहा है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ऊन से किसमें जा रहे हैं? पॉलीथीन के टुकड़े में जा रहे हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं। तो कोई जब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं तो आपको मैंने सूत्र बताया था Q = Ne, Q = Ne। तो यहाँ पर Q क्या है? चार्ज है। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो यहाँ पर Q यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप? 3 × 10⁻⁷ = N × E। E कितना हो गया? इलेक्ट्रॉन का आवेश बताया जा चुका है आपको, 1.6 × 10⁻25। अब यहां से आप N निकाल देंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? N की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? N = 3 × 10⁻⁷/1.6 × 10⁻25। या
हल कर लेंगे, n की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब आगे कह रहा है कि ये पहला पार्ट स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बी पार्ट कह रहा है क्या ऊन से पॉलीथीन में संगति का स्थानांतरण होता है? तो जी हाँ, ऊन से पॉलीथीन में संगत शब्द की हिंदी में लिखा हुआ है संगत। संगत को इसका एक लिखा है वास्तव में, संगत का मतलब द्रव्यमान या मास। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि क्या ऊन से पॉलीथीन में संगत का भी स्थानांतरण हो रहा है? तो निश्चित रूप से हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन कण है कि नहीं? अभी कल हमने बात किया है पहले ही सवाल में। तो इलेक्ट्रॉन कण है तो कण का द्रव्यमान होता है कि नहीं होता है? और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, आपको बताया जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम इतना होता है। तो जब इतना होता है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यहाँ से? जितना n की वैल्यू होगी उतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 इंटू 10⁻³ kg है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg है। नो क्लियर? तो 9 एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? 9.1 इंटू 10⁻³ है। यहाँ से n की वैल्यू मिलेगी। आप ये अगर n की जो वैल्यू है उसका इसमें मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, इसका गुणा कर देंगे, तो टोटल मास जो ट्रांसफर हो रहा है वो पता हो जाएगा। यानी यहाँ से n से आपको मिलेगा कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना है, कुल इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान जो स्थानांतरित हो रहे हैं वो क्या करेंगे? जहां से n की जो वैल्यू मिलेगी उसको उठाकर इसमें रख देंगे, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है, इसको कर लेंगे। कोई दिक्कत होगा तो पूछ लेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन है बारहवां सवाल 1.12 क्या कहता है कि दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों ए और बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। यानी दो आवेशित गोले हैं और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके केंद्रों के बीच का जो डिस्टेंस है कितना? 50 सेंटीमीटर, यानी 50 इंटू 10⁻²। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 50 इंटू 10⁻² मीटर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और कह रहा है कि यदि इन दोनों गोलों पर पृथक पृथक 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम आवेश, यानी इस पर भी 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम चार्ज और इस पर भी 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम चार्ज। दोनों पर सेम चार्ज, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम नेचर, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, दोनों प्लस चार्ज हैं। इसका मतलब क्या होगा? रिपल्सन होगा, कॉमन सी बात है, प्रतिकर्षण होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो जब कह रहा है कि इनके बीच प्रतिकर्षण बल कितना है, इनके बीच प्रतिकर्षण बल कितना है, तो आराम से आप लगा सकते हैं F = 1/4πε0 आगे बताने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है। Q1 दिया हुआ है, Q2 दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, तो आराम से आप उसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कह रहा है कि ये पहला पार्ट था। अब अगला जो पार्ट है बी पार्ट, इसको ध्यान से देखो। जैसे यहां से आप जब निकालेंगे इस तरह लगाएंगे 1/4πε0 9 × 10⁹
क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? वैल्यू रख देंगे Q1 6.5 × 10⁻⁷ एंड सो ऑन। आपका काम है, ये आपको करना है। यानी यहां से आपको F मिल जाएगा। जो मान लीजिए जो फोर्स मिला वो क्या मिल गया आपको? जो फोर्स मिला वो कर्सर बल हमने मान लिया क्या मिला है आपको? F। ये आपका काम है, ये आपको निकालना है। क्योंकि कर्सर बल मिल गया आपको F। अब सेकेंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। कह रहा है यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दुगनी कर दी जाए, यदि बहुत ध्यान सुनिए, यदि आवेश प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा 2 गुनी तथा गोलों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा? यानी आवेश की मात्रा, यानी जितना ये आवेश है, इस आवेश की मात्रा को दुगना कर दिया जाए, पहले के भी और दूसरे के भी, और जो बीच का डिस्टेंस है वो क्या कर दिया जाए? वो आधा कर दिया जाए तो लगने वाला बल का परिमाण कितना होगा? तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको एक बात समझाई थी, सिखाई थी। याद कीजिए, जब मैंने कूलाम का नियम बताया था तो हमने आपको बताया था कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, अर्थात लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, ये बताया था मैंने। और जो बल है वो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमने कहा था कूलाम के नियम के अनुसार, हमने ये भी कहा था कि यहां से जो फार्मूला निकला था F = 1/4πε0 Q1 Q2/r², उसमें यहां से स्पष्ट मैंने बताया था आपको, ये तो है दो आवेशों के बीच लगने वाला बल। तो हमने बता दिया कि ये कांस्टेंट है Q1 Q2/r², यानी जो बल है वो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है, और आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। पहले अब मान लीजिए कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है, मान लीजिए कि यहाँ पर अब ये इसी की बात करें, इसी आवेश को दुगना किया जा रहा है। तो ध्यान से देखिए, हमने समझ लीजिए कि मान लीजिए कि हमने इसको मान लिया कि ये आवेश Q, तो अगर ये आवेश Q है तो ये भी आवेश Q होगा कि नहीं होगा कि नहीं होगा? ये दोनों सेम है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसको हमने क्या मान लिया? R मान लिया। तो इस स्थिति में, पहली स्थिति में F = किसके होगा? पहली स्थिति में F = किसके होगा? 1/4πε0। Q1 की जहां पर हो गया Q, Q2 की स्थान पर भी गया Q, और डिस्टेंस हमने क्या लिया? R²। ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। ये फर्स्ट कंडीशन हो गया जब हमने मान लिया कि ये Q, ये जो 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है, चार्ज है, उसको हमने Q मान लिया, और उनके जो बीच का डिस्टेंस है 50 × 10⁻⁻² मीटर को उसको हमने मान लिया R। तो F = किसके हो जाएगा? 1/4πε0 Q1। तो जब ये Q है तो ये भी Q होगा। Q1 की यहाँ पर हो गया Q, Q2 के स्थान पर भी होगा Q, और बीच का डिस्टेंस हो गया R, तो ये हो गया R²। ये बात क्लियर हो गई? ये पहली स्थिति। दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है? सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में क्या हुआ? सेकेंड कंडीशन में F = 1/4F', जो लगने वाला बल है उसको हमने क्या मान लिया? F' क्या होगा? 1/4πε0। आवेश को कह रहा है, आवेश को दुगना कर दिया जाए, आवेश की मात्रा को दुगनी कर दिया जाए। तो यहाँ पर आवेश कितना है? Q माना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2Q। फिर Q की स्थान पर फिर Q। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये बात समझ आई कि नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? और बीच का जो डिस्टेंस है, उनके बीच की जो दूरी है, उनके बीच की जो दूरी है वो कितनी कर दी जाए? कितनी कर दी जाए? आधी कर दी जाए। तो यहाँ कितनी हो गई? R/2 का होल स्क्वायर। दूरी क्या कर दी जा रही है? आधी कर दी जा रही है। तो यहां से आपको क्या मिला? 1/4πε0 इंटू
4q², ये 2 का स्क्वायर 4 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 16q² अपॉन r² हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा तो 4 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो 16q² अपॉन r²। अब देखिए 1/4πε0, 1/4πε0, q into q, q² अपॉन r², देखिए 1/4πε0, 1/4πε0, q into q, q² अपॉन r², लेकिन ये क्या बचेगा 16 बच गया कि नहीं बच गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 16f। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? देखिए फिर से ध्यान दीजिए 1/4πε0, 1/4πε0, q² अपॉन r², यानी इसके और इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं f लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और बचा कितना 16, तो क्या हो गया 16f हो गया कि नहीं हो गया, यानी पहले जो बल लग रहा था उसका कितने गुना हो गया 16 गुना हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब जो बल F का मान यहां से निकला है वही मान उठाकर यहां पर रख देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ये पहला तरीका होगा। दूसरा तरीका, बड़ा तरीका जो था कि आप क्या करते हैं, पहले इसमें क्या करिए, कह रहा आवेश को दुगुना किया जा रहा है, तो आवेश को दुगुना किया जा रहा है तो इसको 6.5 × 10⁻⁷ की जगह पर क्या कर दीजिए 13 कर दीजिए, यहाँ पर भी 6.5 की जगह पर 13 कर दीजिए, और डिस्टेंस को आधा किया जा रहा है तो 50 की जगह पर क्या हो जाएगा 25 × 10⁻² मीटर कर दीजिए, और उसके बाद F = 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r²। लेकिन ये बातें मैंने आपको सिखाई थी, इसलिए मैंने ऐसा आपको बता दिया है कि बल लगने वाला बल कितने गुना हो जाएगा, तो कितने गुना हो जाएगा 16 गुना हो जाएगा। पहले की अपेक्षा लगने वाला बल 16 गुना हो जाएगा। F का मान यहां से आप निकाल ही लेंगे, वो मान उठा करके यहां पर आपको रख देना है। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको मेरी बात समझ में आ रही है। क्लियर हो गया? आगे बढ़े हम लोग, समझ में आ गया है? चलिए, तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर कोई क्वेश्चन होगा, कोई बात नहीं समझ में आई होगी तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस सवाल को आप कितने तरीके से लगा सकते हैं, कम से कम 2 तरीके से लगा सकते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बात समझ में आगे कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए वही बात जो मैंने आपको समझाया कि इसे F अनुपाती किसके होता है q1 q2 अपॉन r² होता है। तो अब यहां से q1 हो गया 2q1, q2 हो गया 2q2, और r कितना होगा r/2। तो यहां से भी आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं, यहां से कि जो 16 गुना हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 13वां सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। कह रहा है कि मान लीजिए कि अभ्यास 1.12 में जो गोले दिए हुए सर्वसम है, यानी अभी जो गोला लिया गया था वो सर्वसम है, इसका मतलब दोनों का रेडियस क्या है सेम, दोनों का रेडियस सेम है, दोनों की त्रिज्या क्या है सेम। ये बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? कह रहा है ये A है और ये B है। कह रहा है तीसरा गोला C लिया जाता है। तो अब देखिए हमने क्या बताया कि हम इसके आवेश को क्या मान सकते हैं, क्यों मान सकते हैं कि नहीं मान सकते, और इसके आवेश को क्यों मान सकते हैं। जहां क्यू है कितना, क्यू कितना है, पहले वाले सवाल की बात हो रही है, क्यू की वैल्यू जो दी हुई है वो कितनी है, क्यू है 6.5 into 10⁻⁷ कूलम। लेकिन अभी हम सवाल को, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम मान रहे हैं कि यहां पर भी चार्ज कितना है
क्यू है और यहाँ पर भी चार्ज क्यू है, और क्यू की रियल वैल्यू कितनी है 6.5 × 10⁻⁻⁴ कूलम। क्लियर हो गया। अब सवाल में कह रहा है कि एक तीसरा जो गोला है सी, वो बार पहले गोले से संपर्क में लाया जाता है और फिर दूसरे गोले से संपर्क में लाया जाता है। एक तीसरा गोला है, मान लीजिए ये तीसरा गोला हो गया, ये तीसरा गोला हो गया सी, और इस पर कोई चार्ज नहीं है, यानी इस पर 0 चार्ज है। कितना चार्ज है यहाँ पर? 0 चार्ज। तो इस पर 0 चार्ज है और ये बार एक बार पहले गोले के संपर्क में आता है और फिर दूसरे गोले के संपर्क में आता है। क्लियर हो गया कि नहीं? तो जब ये पहले गोले के पास गया संपर्क में, यानी किस गोले के संपर्क में गया? पहले गोले के संपर्क में गया, तो क्या होगा? जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आधा आधा हो जाएगा। तो जब गोला सी ए के संपर्क में आता है, ए के संपर्क में आता है, जब गोला सी गोला ए के संपर्क में आता है तो ए और सी पर आवेश बराबर, ए पर आवेश कितना है? Q। सी पर आवेश कितना है? 0/2, यानी ए इक्वल टू कितना हो गया? Q/2। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यानी अब जो आवेश पहले ए पर Q था, वो चार्ज अब कितना हो गया? Q/2, और Q/2 चार्ज ए पर भी हो गया और Q/2 चार्ज सी पर हो गया। यानी अब यहां पर दूसरी जो स्थिति हो गई वो क्या हो गई? यहां पर जो है ये ए हो गया, ए पर जो चार्ज हो गया वो कितना हो गया? ये ए हो गया, ए पर जो चार्ज है वो Q/2 हो गया, बी यहां पर हो गया, बी पर जो चार्ज, डिस्टेंस नहीं बदला, दूरी नहीं बदली, दूरी वही है, बी पर जो चार्ज है वो कितना है? Q है। क्लियर? और सी पर अब चार्ज कितना है? सी पर जो चार्ज है वो भी कितना हो गया? Q/2। सी पर जो चार्ज है वो भी कितना हो गया? Q/2। ये मत समझिए कि यहाँ सी बीच में है, मैं समझाने के लिए आपको बताया कि यही यहाँ पर कहीं पर, मतलब फिगर को समझाने के लिए बताया गया, नहीं कि आप सोचने लगे इसलिए तो सदैव बीच में है क्या? ऐसा नहीं है। तीसरा गोला लिया गया है, अलग से लिया गया है। क्लियर है? क्लियर बात समझ नहीं आएगा। अब ये जो आप तीसरा गोला सी है, इस पर चार्ज कितना है? Q/2। अब अगली बार ये क्या करता है? किसके संपर्क में आएगा? पहले किसके संपर्क में आया? क्वेश्चन में दिया तो पहले गोले के संपर्क में आता है, और उसके बाद फिर क्या करता है? दूसरे गोले के संपर्क में जाता है। दूसरा गोला कौन है? बी। अब ये किसके संपर्क में जा रहा है? बी सी के किसके संपर्क में जा रहा है? बी के संपर्क में जा रहा है। तो फिर से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि नहीं होगा? आवेशों का वितरण होगा कि नहीं होगा? तो अब जब सी पर जाता है, पुनः गोले सी का गोला सी जब बी के संपर्क में आता है, बी के संपर्क में, पुनः गोला सी जब बी के संपर्क में आता है तो बी तथा सी पर आवेश इज इक्वल, बी पर कितना आवेश है? Q। सी पर कितना आवेश है? Q/2।
और दोनों का क्या लेंगे, अब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 का क्यू से गुणा होगा, मल्टीप्लीकेशन 2q प्लस 3q, 3q बाई 2 और फिर बाई 2 यानी क्या हो गया 3q बाई 4। यानी अब C पर जो आवेश है वो भी 3 बाई क्यू बाई 4 है और B पर भी जो आवेश है वो भी कितना है 3q बाई 4। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है अंत में दोनों से हटा लिया जाता है, अब गोले C का काम क्या हो गया, खत्म हो गया। यानी पहले A से संपर्क में आया, फिर B से संपर्क में आया और अब गोले C को हटा लिया गया। तो अब फाइनल स्थिति में A और B पर कितना आवेश रहेगा, फाइनल स्थिति में A पर कितना आवेश रह गया Q बाई 2। यानी अब आवेश A पर जो आवेश रह गया वो कितना रह गया Q बाई 2। ये A हो गया और ये हो गया B। अब A पर जो आवेश है वो है Q बाई 2। रुक जाइए थोड़ा सा, तो फाइनल कंडीशन में क्या होगा, फाइनल कंडीशन में A पर जो आप चार्ज है A हो गया और ये फाइनल कंडीशन में A पर जो चार्ज हो कितना है Q बाई 2 और B पर जो चार्ज रहेगा फाइनल ये कितना हो गया स्थिति में 3Q बाई। कह रहा अब कि बल का मान क्या होगा, क्वेश्चन में ये तो पूछ रहा है। हाँ, अतः अब A तथा B के बीच नया प्रतिकर्षण बल कितना होगा। तो अब और उनके बीच का डिस्टेंस वही है, बीच का डिस्टेंस क्या है बताया, 12वें सवाल की बात हो रही है। यानी बीच का डिस्टेंस है 15 इंटू 10 टू पावर माइनस 2। ये बात क्लियर होगी कि नहीं होगी, 15 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बात समझ में आगे कि नहीं आगे। तो दूरी आपको मिल चुकी है, आवेश आपको मिल चुके हैं, तो लगने वाला बल F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 9। Q1 के यहाँ पर क्या रखेंगे आप, Q बाई 2 रखेंगे। Q2 के स्थान पर कितना रखेंगे 3Q बाई 4 रखेंगे अपॉन R स्क्वायर। R की यहाँ पर कितना रखेंगे, ये होगा पहले लिख दे रहा हूं R स्क्वायर। अब आपका काम है इसको सॉल्व करना है। Q की जगह पर कितना रखना है आपको, Q की वैल्यू आपको दी हुई है 6.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7, क्योंकि किससे संबंधित सवाल है, 12वें से सवाल से संबंधित है। R की जगह पर कितना रखेंगे 50 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर। ये आपका काम है, इस क्वेश्चन को अब आप सॉल्व कर सकते हैं, रिपल्सन फोर्स ज्ञात कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको मेरी बातें एकदम समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग हो सकता है कि कल एक्सरसाइज खत्म हो जाए। जो भी क्वेश्चन कोई दिक्कत हो आप बताएं। धन्यवाद, कल मिलते हैं।